पास आ रहे हैं, है ना? कब से शुरू हो रहे हैं आप सबके एग्जाम, बताइए किस दिन से शुरू हो रहा है? ओके, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम हमारे थर्ड टर्म के जो चैप्टर्स हैं उनके रिवीजन करेंगे, ठीक है? थर्ड टर्म के जितने भी चैप्टर्स उनके हम रिवीजन करेंगे, उनके हम प्रश्नोत्तरों को देखेंगे, उनके जो जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सबको समझेंगे, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से आप उनके आंसर्स को लिख पाए, ठीक है? तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं दो चैप्टर्स के। कौन कौन से हैं वे? जल है तो कल है, और दूसरा है जल के गुण, सॉरी, जल के गुण एवं जल प्रदूषण। तो ये दोनों चैप्टर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो इसके बारे में आज हम रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो बेटा तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर आपको पता है, जब भी आपसे एग्जाम में बोला जाता है कि बच्चों जल के उपयोगिता या जल के बारे में कोई पोस्टर बनाइए, या जल के जो महत्व पर एक पोस्टर बनाइए, तो आप क्या करेंगे? तो आप एक बहुत ही छोटे तरीके से, सुंदर तरीके से एक चित्र को बनाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से कुछ जो है उसके बारे में आप क्या लिखेंगे, जल के बारे में आप क्या लिखेंगे? एक दो लाइंस में आप कुछ वाक्य लिखेंगे जो बहुत ही स्ट्राइकिंग तरीके से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, जब तक जल सुरक्षित है तब तक कल सुरक्षित है। देखा आपने? तो इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे वाक्यों का प्रयोग करते हुए और छोटे छोटे चित्रों का या चिन्हों का प्रयोग करते हुए आप क्या कर सकते हैं? आप जो है पोस्टर्स का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, हम रिवाइज करते हैं अपने चैप्टर्स को। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, है ना? उन प्रश्न उत्तरों को क्या करने वाले हैं हम लोग? आज उनको रिवाइज करेंगे और अच्छी तरह से उनको समझेंगे भी। ठीक है, तैयार हैं सभी? चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या प्रश्न आया है? सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो यानी कि हम जो सिंचाई करते हैं ना, खेतों की करते हैं, या फिर हमारे गार्डन की करते हैं, या बगिया की करते हैं, तो उनके लिए, या हम बोलते हैं ना सिंचाई, जिसको हम सिंचाई कहते हैं, यानी कि जल का सेचन करना। तो सिंचाई करने के लिए किन किन साधनों का, किन किन रिसोर्सों का हम प्रयोग करते हैं? तो ऐसा एक प्रश्न आपके सामने आता है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चे? कैसे लिखेंगे इसके आंसर को? आप लिखेंगे, देख सकते हो यहाँ पर आप, कुआं है, और क्या क्या है यहाँ पर? बहुत सारे जो है नदियां हैं, टेप वाटर है, नहरें हैं। तो ये सब जो है क्या है बेटा? ये सब पानी के या सिंचाई के स्रोत हैं, है ना? तो आप लिखेंगे सिंचाई के लिए तालाब, कुआं, नदी, नहर तथा जलकूप आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे आप? प्रश्न था हमारा, सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? साधनों का अर्थ यहाँ पर अर्थ होता है किन किन स्रोतों का आप प्रयोग करते हैं। ओके, किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो हम लिखेंगे सिंचाई के लिए तालाब, कुआं, नदी, नहर तथा नलकूप आदि साधनों का प्रयोग किया, या आदि स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आंसर क्लियर हो गया सभी बच्चों को? आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले हम। अगला प्रश्न क्या है? ओके बेटा, अगला प्रश्न ये है, प्याऊ किसे कहते हैं? प्याऊ किसे कहते हैं? तो बेटा आप सभी जानते हो, जब गर्मियों के मौसम में हम दूर दूर तक जब यात्राएं करते हैं, तो कई स्थानों पर ऐसा होता है कि लोग जो है अ, प्यासे लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं। वो निशुल्क होता है, यानी कि उसमें कोई, वो लोग फीस वगैरह या फिर कोई पैसे नहीं लेते हैं। तो ये बहुत ही पुण्य का काम भी होता है बेटा। तो गर्मी के दिनों में विभिन्न स्थलों पर लोगों द्वारा पानी पिलाने की व्यवस्था की जाती है, और इस प्रकार की व्यवस्था को हम
प्याऊ कहते हैं, या इस प्रकार की व्यवस्था को प्याऊ कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका दूसरा, प्याऊ किसे कहते हैं? तो उसका आंसर हम लिखेंगे, गर्मी के दिनों में विभिन्न स्थलों पर लोगों द्वारा पानी पिलाने की व्यवस्था की जाती है, इस प्रकार की व्यवस्था को प्याऊ कहा जाता है। तो बेटा मनुष्यों के लिए तो मनुष्य क्या कर लेते हैं, ऐसे व्यवस्थाएं कर देते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे आसपास के जीव जंतु है, जानवर है, उन सब के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से प्याऊ का व्यवस्था करना चाहिए, है कि नहीं? आप लोग करते हो, जब हमारे घर के आसपास जो चिड़ियाएं आती है, जो जानवर आते हैं, उन सब के लिए भी आप क्या किया कीजिए, कटोरियों में या फिर गमलों, जो मटके होते हैं, उनमें सब पानी का प्रबंध करके रखिए। आप एक एक जगहों पर रख सकते हैं, वहां पर आकर चिड़िया या अन्य जो जीव जंतु हैं वे आकर अपना प्यास बुझा सकते हैं। ओके, तो सबने लिख लिया इस क्वेश्चन का आंसर कि प्याऊ क्या होता है? ओके, तो ये अगर हो गया है तो हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, भूमिगत जल की पुनर्भरण की विधियां कौन कौन सी है? भूमिगत जल की पुनर्भरण की विधियां कौन कौन सी है, यानी कि जो भूमिगत जल है उसका पुनर् यूज करना, यानी कि दोबारा उपयोग करने का, पुनर्भरण करने का, दोबारा उसको फिल करने का कौन कौन से विधियां हैं या कौन कौन से तरीके हैं? ओके, तो भूमिगत जल की पुनर्भरण की विधियां इस प्रकार है, जो जो विधियां मैं बता रही हूं आप अच्छी तरह से उसको समझिए और अपने नोट में इसको लिखते जाइए। तो कौन कौन सी है पुनर्भरण की, भूमिगत जल की जो है पुनर्भरण की जो है विधियां कौन कौन सी है पूछा गया है। तो आप लिख सकते हैं, तालाबों में वर्षा के जल को इकट्ठा करना। क्या करना? तालाबों में वर्षा के जल को इकट्ठा करना। जो आपके आसपास के जो तालाबे हैं उनको आप क्लीन करिए बेटा। आप जो जितने भी आसपास के लोग हैं, आपके घर के आसपास कहीं अगर कोई तालाब है तो आप क्या कर सकते हैं, और उसमें गंदगी वगैरह है तो आप उसको सभी मिलकर, जितने भी जो आपके पड़ोसियां हैं सभी मिलकर उसको क्या करिए, सबसे पहले तो उसको साफ कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, जो पानी है, वर्षा का जो जल है वो उसमें इकट्ठा हो, जब वर्षा होगी तो जल जो है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, और बाद में आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं, है ना। तो तालाबों में वर्षा के जल जल को इकट्ठा करना। फिर दूसरी विधि क्या है, आप देखिए, छत से प्राप्त, यहाँ पर वर्षा है, ठीक है, छत से प्राप्त वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से पुनर्भरण गड्ढों में इकट्ठा करना। तो बेटा क्या करते हैं इसमें, जो छत से जो आपका जो बारिश का पानी सब इकट्ठा होता है तो उसको पाइप के जरिए से क्या करना चाहिए, पाइप के माध्यम से पुनर्भरण गड्ढे, आपके घर के आसपास इस तरह से अगर गड्ढों का अगर निर्माण किया हुआ है या टैंकियों का निर्माण किया हुआ है तो आप इसका भी व्यवस्था कर सकते हैं कि जो आपके छत से, घर के छत से जो जल प्राप्त होता है वर्षा ऋतु के समय, तो उसको पाइप के माध्यम से पुनर्भरण गड्ढों में या टंकियों में इकट्ठा करना, ताकि आप बाद में उस पानी का प्रयोग कर सके। ओके, चलिए अब देखो बेटा, अगला है उपयोग के बाद। ओके, उपयोग के बाद बहने वाली पानी को पुनर्भरण गड्ढों में इकट्ठा करना या टंकियों में इकट्ठा करना। अब बेटा हमारे घरों में सब कई बार हम लोग बहुत सारे पानी का उपयोग करते हैं, तो क्या किया जाता है, पाइप के माध्यम से उस पानी को, जैसे कि आप बर्तन धोने का जो पानी है, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि बस जो हाथ सब जो धोते हो वहां का जो पानी है, वॉश बेसिन का पानी है, ये सब आप क्या कर सकते हो, ऐसे खड्डों में या फिर ऐसे उसके लिए निर्माण किए हुए जो टंकियां हैं उसमें आप डाल सकते हो, और उसका प्रयोग आप किस में कर सकते हो बेटा, आपके जो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं या फिर आपका कोई बाग बगीचा है तो उसमें उनमें जो पौधे होते हैं उनको सिंचाई करने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उपयोग के बाद बहने वाली पानी को पुनर्भरण गड्ढों में या फिर टंकियों में इकट्ठा करना चाहिए। ओके,
तो ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को? ओके बेटा, अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विलेय और विलायक से आप क्या समझते हैं? तो बेटा, क्या है विलेय और क्या है विलायक? आपने आंसर इन दोनों को के बारे में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसके आंसर को? सबसे पहले हम लिखेंगे कि विलेय क्या है। क्या है विलेय? ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाते हैं, किसी द्रव में घुल जाते हैं, जैसे नमक, चीनी आदि, इनको हम क्या बोलते हैं? विलेय पदार्थ कहते हैं। तो बेटा, आपके घर में चीनी आपने देखा है ना, चीनी और नमक ये सब आप पानी में घोलते हो, ये घुल जाते हैं, है ना? तो आपके पास जो नमक या चीनी, जो ऐसी चीजें हैं जो किसी द्रव में घुल जाते हैं, यानी कि पानी जैसे वस्तुओं में जो घुल जाते हैं, उन्हीं को हम विलेय कहते हैं। ठीक है, तो आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, नमक, चीनी आदि। तो विलेय के उदाहरण आपसे पूछे तो आप नमक, चीनी करके उनके उदाहरण लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा कि विलेय क्या है, तो आप लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाते हैं, उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक, ओके। अब अगला है कि जो है, अगला क्या, विलेय पूछा हमसे, है ना? विलेय पूछने के बाद अगला हमसे पूछा गया है कि विलायक क्या है। विलायक क्या है? आपसे कभी कभार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विलेय और विलायक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो विलायक क्या है बेटा? विलेय पदार्थ जिस द्रव में घुलते हैं, उसे, उस द्रव को हम विलायक कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो चीनी है या नमक है, वो विलेय पदार्थ है ना? तो विलेय पदार्थ क्या करते हैं? किसी द्रव में घुलते हैं, तो जिस द्रव में वे घुलते हैं, उस द्रव को हम विलायक बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम विलायक बोलते हैं। तो जैसे कि पानी, पानी एक विलायक है, क्योंकि पानी में विलेय पदार्थ घुलते हैं, है ना? पानी में चीनी नमक आदि घुलते हैं, तो हम पानी को क्या कहेंगे? पानी को हम विलायक कहेंगे। ये बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चों को? ठीक है बेटा, जैसे कि पानी में हम नमक या चीनी को घोलते हैं, अंग्रेजी में देखो उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, विलेय को, और विलायक को हम सॉल्वेंट कहते हैं अंग्रेजी में। ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को बेटा? सबने नोट कर लिया? तो हमारा प्रश्न था, ये था हमारा प्रश्न, जिसमें हमने लिखा कि विलेय ऐसा पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाते हैं, जैसे नमक, चीनी आदि, इनको हम विलेय पदार्थ कहते हैं, है ना? और विलायक वे होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, यानी कि वे द्रव होते हैं जिस द्रव में विलेय घुलते हैं। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? तो बेटा, आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि आजकल हमारे सामने एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी जो परेशानी आजकल हमारे सामने जो है, वो है प्रदूषण की, है ना? किसकी? प्रदूषण की, शाबाश। तो प्रदूषण जो है बेटा, मृदा की प्रदूषण है, यानी कि मिट्टी की प्रदूषण होती है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है ना? बहुत सारे प्रदूषण है आजकल हमारे आसपास। तो हमसे प्रश्न पूछा है अभी, जल प्रदूषण के, जो जल प्रदूषण है वो किन कारणों से होता है, ये है हमारा प्रश्न। तो बेटा, आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, कई कई कारखानों से क्या किया जाता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जो भी अपशिष्ट होते हैं, वो बड़े बड़े नहरों में या बड़े बड़े क्या बोलते हैं, नदियों में, समुद्र में क्या कर देते हैं ये लोग? वो उनको बहा देते हैं, है ना? तो कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक। तो बेटा, कीटनाशक पानी में कैसे घुलते होंगे? कैसे घुलते हैं कीटनाशक? बताइए आप मुझे। कीटनाशक यानी जो हम लोग कृषि कार्य में उपयोग करते हैं, कीड़ों को मारने के लिए या पौधों को ऐसे कीड़ों से बचाने के लिए जिन दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उसे हम कीटनाशक बोलते हैं, है ना? तो कीटनाशक जो दवाइयां होती है, जब पानी के साथ ये मिल जाते हैं, कभी सोचो बारिश हो गई, है ना, या फिर हम लोगों ने सिंचाई की, तो वो पानी बहते बहते किसी नदी, तालाब या कुएं में आकर
गिर गए या फिर पड़ गए तो क्या होगा? वो जो नदी का जल है या कुएं का जल है या तालाब का जल है, वो क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है ना। और मानवीय क्रियाकलाप, हम तो बहुत ही महान लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? ये सब हम ही लोग करते हैं, है कि नहीं? नदी तालाब आदि में कपड़े धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, कई लोग स्वयं नहाते हैं। तो ऐसे करते 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 क्या हो गया है? जल जो है बहुत बुरी तरह से प्रदूषित हो गया है। तो क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन क्या था हमारा? जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? तो हम लिखेंगे उसका आंसर, कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक तथा मानवीय क्रियाकलापों जैसे नदी तालाब पानी में कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, स्वयं नहाना आदि जो कार्य है, इन सब से जल जो है प्रदूषित हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्रदूषित जल से होने वाली किन्हीं दो बीमारियों के नाम व उनके लक्षण लिखिए। क्या पूछा गया है? तो बेटा, प्रदूषण से यानी कि प्रदूषित जल से बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये जो बीमारियां हैं, ये बहुत सारी बीमारी, इनमें से आपसे पूछा गया है किसी किन्हीं दो बीमारियों के नाम आपने बताने हैं। ना केवल नाम आपने बताना है, उनके लक्षण भी लिखना है आपने। ठीक है, लक्षण भी लिखेंगे और बीमारी का नाम भी लिखेंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हम लिखेंगे मलेरिया, है ना। तो मलेरिया जो है एक ऐसा रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है ना। आप जानते हो, तो मलेरिया डेंगू ऐसे सब जो बीमारियां होती है, ये मच्छरों के काटने से फैलते हैं। अब मच्छर कैसे पनपते हैं बेटा? पानी जब इकट्ठा होता है गड्ढों में या फिर कई ऐसे जगहों पर ऐसे गंदगी फैली होती है, वहां पर सब इकट्ठे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे मक्खी मच्छर पनपते हैं, है ना। और वे जब हमें काटते हैं तो हमें क्या हो जाता है? हमें इस प्रकार के रोग हो जाते हैं जैसे कि मलेरिया। तो इसमें क्या होता है? लक्षण क्या होता है बेटा मलेरिया के? इसमें रोगी को सर्दी और सर दर्द के साथ साथ बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आता है, बहुत कंपन होता है शरीर में। तो ये तो था पहला रोग और उसके लक्षण, मलेरिया। अब अगला रोग देखते हैं। अगला देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है बेटा? इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है ना, और रो रहा है। क्या कारण हो सकता है? ये लक्षण है पेचिस रोग का। किसका? पेचिस रोग का, जिसे हम डिसेंट्री कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें रोगी का जो पेट होता है उसमें बहुत मरोड़ होती है, यानी कि बहुत दर्द होता है, साथ साथ बार बार दस्त होते हैं। तो ये सब भी किस कारण होता है? दूषित जल को पीने के कारण होता है या दूषित जल का प्रयोग करने के कारण होता है। तो हमने देखा, अभी दो रोग देखे हमने। हमसे पूछा गया था प्रदूषित जल से होने वाली किन्हीं दो बीमारियों के नाम व उनके लक्षण लिखिए, है ना। तो हम लिखेंगे, पहला तो मलेरिया, इसमें रोगी को सर्दी और सरदर्द के साथ साथ बुखार आता है। और दूसरा रोग हम लिखेंगे पेचिस रोग, जिसमें रोगी को पेट में मरोड़ के साथ साथ बार बार दस्त होती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाता है? बेटा, लोहे की कील, आप अगर देखो, आप पानी का एक गिलास लो, उसमें आप एक लोहे की कील को डाल दो, तो क्या होगा? वो पानी में सीधे डूब जाएगा, है ना। तो इसका कारण क्या है, पूछा गया है हमसे। तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि लोहे की जो कील है उसका घनत्व जो होता है वो पानी से बहुत ज्यादा होता है। क्या? लोहे की कील की जो घनत्व है पानी से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए यह आसानी से पानी में डूब जाता है। ओके, तो ये तो था इस प्रश्न का आंसर। लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाता है? इसका आंसर, लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आसानी से पानी में डूब जाता है। ओके, तो आपने देखा
इस तरह से हमने आज 12 बहुत सारे प्रश्नों 10 प्रश्नों तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया बेटा। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़े से और प्रश्न है हमारे पास आपके लिए, वो भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो प्रश्न है वो क्या है, सही वाक्य पर सही का चिन्ह लगाएंगे और गलत वाक्य पर आप गलत चिन्ह का निशान लगाएंगे। ठीक है, यानी कि सही और गलत कथन दिया है, आपको सही प्रकार से उसको पढ़ना है और बताना है कि क्या वो कथन जो है वो सही है या गलत कथन है। तो पहला देखिए आप, पानी मोम में घुल जाता है। आई एम सॉरी, मोम पानी में घुल जाता है। आपने देखा है क्या मोम को पानी में घुलते हुए? देखा है किसी ने? नहीं देखा है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या ये कथन सही है बेटा कि गलत कथन है, बताइए आप लोग मुझे। पानी में मोम नहीं घुलता है ना। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत कथन है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, गलत का निशान लगा देंगे, है कि नहीं? गलत का निशान लगा देंगे। चलिए अगला, अगला देखिए, जल प्रदूषण का एक कारण कारखानों से निकला हुआ कचरा भी है। बताइए, जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। जल प्रदूषण का एक कारण कारखानों से निकला हुआ कचरा भी है। हमने अभी अभी पढ़ा है ना, कि जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण जो है जो कारखाने हैं वहां से निकले हुए जो कचरे हैं उसके कारण जो है जल का प्रदूषण बहुत ही जल्दी हो रहा है आजकल। तो ये कथन हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, कौन सा निशान, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, सही का निशान लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये कथन बिल्कुल सही है। बेटा इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये सब पूछे जाएंगे आपसे। अगला है, जानवरों को नदियों में ही नहलाना चाहिए। देखो भाई, जानवरों को क्या हम हमें नदियों में ही नहला सकते हैं कि एकदम से निकाल दिया हमने नदियों में, उनको खड़ा कर दिया और नहलवा दिया? ना ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उनको बाहर कहीं खड़ा करके पानी लाकर उनको नहलवा सकते हैं, है ना। ये नहीं कि उन्हें पूरे नदी में डुबकियां डुबकियां लगा दे और नहलवा दे। इससे क्या होगा बेटा, इससे जो है पानी जो है, जो नदियों के पानी है वो प्रदूषित हो जाएंगे, है ना। तो ये कथन गलत है, जानवरों को नदियों में ही नहलाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यहां पर हम लगाएंगे गलत का निशान। अगला, अगले प्रश्न पर चलते हैं। खेतों में डाले गए कीटनाशक पदार्थ जल को प्रदूषित करते हैं। बताइए आप मुझे, जो हम लोग कीटनाशक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जो कृषि में जो कीड़ों के जो फसल होती है उसको उनको बचाने के लिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक पदार्थों का, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो उससे जो है जल प्रदूषित होता है। क्या ये कथन सही है? बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे कीटनाशक दवाइयों से अगर ये पानी में मिल जाते हैं, अगर पानी के स्रोतों में मिल जाते हैं, जल स्रोतों में मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है, पानी या जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है और हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगला है, विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। बेटा हमें पता है विलेय क्या है और विलायक क्या है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है ना। तो विलय से और विलायक, इन दोनों अगर मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, वो विलयन बन जाता है ना। विलेय क्या है? विलेय वो वस्तु होते हैं जो विलायक में मिल जाते हैं, है ना, द्रव में किसी में मिल जाते हैं। विलायक क्या होते हैं? जो घुलने वाली कोई भी द्रव, है ना, वो क्या होता है, जैसे हम सोल्यूट और सॉल्वेंट कहते हैं, और इन दोनों से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, यानी कि विलयन बनता है। तो ये कथन बिल्कुल ही सही कथन है। यहां पर आप सही का निशान लगा दीजिए। चलिए अगला है,
पानी के स्रोत के स्थान पर बर्तन धोने तथा जानवरों को नहलाने से पेयजल दूषित हो जाता है। पानी के स्रोत के स्थान पर बर्तन धोने तथा जानवरों को नहलाने से पेयजल दूषित हो जाता है। बताइए बेटा, आप मुझे सोच के बताइए, क्या ये कथन सही है? पानी के स्रोत के स्थान पर, जैसे कि कोई तालाब है या फिर कोई कुआं है या फिर कोई नदियां हैं, उनके आसपास आप उनके स्थानों पर वहां जाकर बर्तनों को धोएंगे, जानवरों को नहलाएंगे, तो क्या पेयजल दूषित हो जाएगा? होता है क्या ऐसे? ऐसे स्रोत जहां से हम लोग पीने का पानी निकालते हैं, क्या आप उसके आसपास जाकर बर्तन धोएंगे, उसकी गंदगी वहां पर फेंकेंगे, तो क्या होगा? पेयजल दूषित हो जाएगा, है ना? तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो कथन है, ये बिल्कुल सही कथन है ना? ये कथन बिल्कुल सही है। तो हम क्या करने वाले हैं? इस कथन के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो हमने देखा अभी, इनको एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको, क्या क्या देखा अभी हमने। यस, मोम पानी में घुल जाता है, ये कथन गलत है, तो आप इसके सामने गलत का निशान लगा दीजिए। जल प्रदूषण का एक कारण कारखानों से निकला हुआ कचरा होता है, ये कथन क्या है? ये कथन सही है। अगला है, जानवरों को नदियों में ही नहलाना चाहिए। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा है कि भाई आप अपने जानवरों को ले जाओ और नदियों में नहला दो, है ना? ऐसा, ये बिल्कुल गलत कथन है। अगला बताइए, खेतों में डाले गए जो कीटनाशक होते हैं, वो कीटनाशक जल जो जो है जल को प्रदूषित करते हैं, ये कथन सही है कि गलत है? सही कथन है बिल्कुल। अगला देखिए। ओके, अगला है, तेल पानी में घुल जाता है। बेटा, तेल पानी में घुल जाता है, क्या आपने तेल और पानी को घुलते हुए देखा है? नहीं, है ना? तेल कभी भी पानी में नहीं घुलता है, तो ये कथन जो है गलत कथन है। चलिए आगे। विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। एक विलयन के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है? एक विलेय की और एक विलायक की आवश्यकता होती है ना? चलिए अगला है, पानी के स्रोत के स्थान पर बर्तन धोने तथा जानवरों को नहलाने से पेयजल दूषित हो जाता है, ये कथन बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कथन है बेटा। तो हमें क्या करना चाहिए? जल जो है, ये जो दोनों चैप्टर्स है, इसमें जल के महत्व के बारे में बताया जा रहा है, जल प्रदूषण के बारे में बताया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? हमें क्या करना है? भूमिगत जल का पुनर्भरण की विधियों को अपनाना है। जल को जो है किसी भी कारण हमने क्या नहीं करेंगे बेटा? नष्ट नहीं करेंगे, उसका सही तरीके से हम प्रयोग करेंगे। नहीं तो क्या होगा? हमारा कल जो है वो सुरक्षित नहीं होगा। इसीलिए कहा है, जब तक जल सुरक्षित है तब तक कल सुरक्षित है ना? तो इसी बात के साथ आज का हम ये क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले क्लास में कुछ और लेसन्स आपके सामने लेकर आएंगे, रिवीजन करेंगे और अच्छी तरह से उनको समझेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।